इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता है, इंसान हमेशा आधा होता है। मुझे लगता है जितना वुमेन एम्पावरमेंट हमारे रिलीजन में है, इस्लाम में, उतना वुमेन एम्पावरमेंट मैंने किसी और रिलीजन में नहीं देखा है। बिकॉज नाउ आई एम स्टडीइंग लॉ, तो मुझे पता है लाइक मैंने हिंदू लॉ पढ़ा है, मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी अपने डिज़ायर्स जो है वो साइड में रह जाते हैं। जब अल्लाह ताला के सामने हम इक्वली आंसरेबल है तो उसके बाद किसी की मजाल ही नहीं है कि जो हमें दो सेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, मैंने मेरी जो सबसे पहली बुक है वो 2019 में पब्लिश की थी। जैसे हम मकान बनाते हैं, अगर हम मकान की फाउंडेशन ही वीक रखेंगे, उसके बाद हम ऊपर से कुछ भी बनाएं, वो मकान कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अभी भी मेजॉरिटी ऐसे हैं जो बेटी को अपने राइट्स देते ही नहीं, बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है उनको, वो जो दाएं बाएं जहाँ से भी उनको टच किया जाता है। मुझे लगता है अगर हमें सोसाइटी में किसी भी चीज़ को कम करना हो, चाहे वो हरासमेंट है या कोई भी सोशल एविल है, तो हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए, फ्रॉम आवर ओन फैमिली। हम क्यों टारगेट करेंगे सिर्फ इन लॉज, हम क्यों टारगेट करेंगे सिर्फ हस्बैंड? जब हमारे पेरेंट्स ही हमें हमारे राइट्स नहीं देते तो फिर हम दूसरों से कैसे शिकवा और गिला कर सकते हैं? उसके बाद उसकी शादी होती है, शादी के बाद उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अगर हम देखें साउथ कश्मीर में रिसेंटली एक शादीशुदा औरत को शी वाज बर्न्ड अलाइव। ये सारी एक्सपीरियंसेस जो है ये मैंने अपनी बुक में लिखे हैं। जब तक वो वो उसकी वाइफ है तब तक उसको मेंटेन करना है, उसको इसको करने दो जो ये करेगा। ये लड़का है, लेट हिम डू व्हाटएवर एज इफ ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। कैसे वो आपको धोखा देते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉ वॉज नेवर माई चॉइस। होता है क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपके अपनों से ही शुरू होती है। लड़कियां जो है उनको अभी भी अपने इनहेरिटेंस राइट्स मिलते ही नहीं, और अगर कोई लड़की लेती भी है तो उसको ट्रीट किया जाता है कि इसने अपने भाई पे बहुत बड़ा जुल्म किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहिद शबीर हियर एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। हमारे साथ जो अभी गेस्ट हैं वो हमारी फ्रेंड है, तो जिनका नाम सईद अक्सा अंद्राबी है एंड शी इज़ हेलिंग फ्रॉम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। शी हैज़ डन बैचलर्स इन एक्चुअरियल एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड करंटली परस्यूइंग लॉ। ये एक ऑथर है, तो इनके बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे। सो इन्हीं के साथ बात करेंगे और इन्हीं का सुनेंगे ये क्या है, अपना जो तारुफ वो खुद दे सकती है, तो खुद ही बात करेंगे। वेलकम अक्सा हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी कि आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ आने के लिए। जैसे कि आपने बोला, मेरा नाम है सईद अक्सा अंद्राबी और मैं पुलवामा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपना बैचलर्स किया है एक्चुअरियल एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और करंटली मैं स्टूडेंट हूँ लॉ की कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और कैसे मैंने इस पे काम किया और करंटली मैं इस पे क्या काम कर रही हूँ। अक्सा, क्या हम जान सकते जो आपने बुक लिखी है उसका नाम है क्या? मेरी जो बुक है इसका नाम है मी हाफ द डिस्पर्स्ड सोल। असल में ये नाम रखने के पीछे भी एक स्टोरी है कि मैंने ये नाम क्यों रखा। हाफ से ही इंसान को पता चलता है, हाफ वर्ड ही पोर्ट्रे करता है कि आधा। इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता है, इंसान हमेशा आधा होता है। अगर हम बात आधा इन द सेंस क्या, फिजिकली आधा नहीं होता है। जब हम इंसान एक सोसाइटी में रहते हैं, ऑब्वियसली वो अकेले तो रहेगा नहीं, एक सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स सेट किए होते हैं। तो जब इंसान उन नॉर्म्स को फुलफिल करता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अपने डिज़ायर्स जो है वो साइड में रह जाते हैं, और जब वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो सेपरेट रह जाते हैं। दोनों चीज़ों को वो एक साथ नहीं कैरी कर पाते। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हर चीज़ को, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है कि सोसाइटी ने कुछ नॉर्म सेट किए होते हैं, इंसान ने अपनी जगह पे कुछ नॉर्म सेट किए होते हैं, और दोनों चीज़ों को वो एक साथ कैरी ऑन नहीं कर पाता है। एंड दैट डिस्पर्स्ड सोल, जिसका मतलब है स्कैटर्ड सोल। जी बिल्कुल। तो वो तो वही हुआ जब एक इंसान अधूरा रहेगा, मतलब जब एक इंसान कंप्लीट ही नहीं है, बिकॉज ना ही वो डिज़ायर्स अपनी फुलफिल कर पा रहा है, ना ही वो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से रह रहा है, तो वो इंसान कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो पाता है। वो ना ही अपने डिज़ायर्स से कभी सेटिस्फाई हो पाता है, और ना ही सोसाइटी के ने जो नॉर्म्स सेट किए होते हैं उनके हिसाब से वो सेट, तो ऑब्वियसली वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रहेगा, तो वो स्कैटर्ड ही रहता है, उसको हमेशा अपना बिखरा हुआ ही नजर आता है। मतलब जो उसका सोल होता है वो फड़फड़ाता रहता है, मतलब स्कैटर्ड। जी बिल्कुल। जो हमने सुना है, मतलब एज योर फ्रेंड मुझे भी पता है, जो आपने ये बुक लिखी है, पब्लिश की है, तो इसमें जो आपने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही आपने इसमें पोर्ट्रे किया है। क्या हम जान सकते हैं क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? जस्ट लाइक आपने सफ़र क्या किया है, एक्सपीरियंस क्या आपने
क्या देखा है ज़िंदगी में जो आपको लगा कि नहीं मुझे यार इसमें ये पोर्ट्रे करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे मैंने मेरी जो सबसे पहली बुक है वो 2019 में पब्लिश की थी। आपको भी पता होगा, हम सबको पता है कि 2019 से पहले कश्मीर में शटडाउन बहुत ज़्यादा रहता था। 1 महीने, 2 महीने स्कूल्स खुले रहते थे। उसके बाद पूरा साल शटडाउन रहता था, इंसान बंद होता था एक कमरे में, या मतलब बाहर जाने के लिए भी नहीं जा पाता था इंसान, और किसी के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता था। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया राइटिंग में। तो मैंने स्टार्ट की अपनी जो ये राइटिंग की जर्नी है, ये मैंने कश्मीर इशू से ही स्टार्ट की। इसमें मैंने वो सब लिखा, कैसे जो कश्मीर के लोग हैं कैसे वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से, या कैसे जो पेरेंट्स हैं कैसे वो रोज़मर्रा मतलब एवरीडे वो कैसे अपने जो बिलाउड सन्स होते हैं उनको खोद बैठते हैं, या कैसे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पेलेट्स या बुलेट्स का शिकार हो गए उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। इसके अलावा कोई और मतलब जो आपने ज़िंदगी में देखा है, क्या-क्या आपने ज़िंदगी में देखा है? बाद में हम बात करेंगे वो होता क्या है, मतलब क्या-क्या आपने सहा है? जी बिल्कुल, मैंने इस बुक में अपनी एक्सपीरियंसेस ही लिखी अपार्ट फ्रॉम कश्मीर इशू। मैंने इसमें लिखा जो हमारी वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जो कि मोस्टली वुमेन ही है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बट मेरा फोकस वुमेन पे गया, कैसे वुमेन सफ़र करते हैं इनफैक्ट बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, दोनों कंडीशंस में कैसे वुमेन घर पे सफ़र करती है, कैसे वुमेन सोसाइटी में सफ़र करती है, या कैसे वुमेन जो वर्किंग वुमेन होती है कैसे वो अपने ऑफिसेज़ या जहाँ पे भी वो काम करती है वहाँ पे वो कैसे सफ़र करती है। कैन यू टॉक अबाउट द वुमेन क्या सफ़र करती है? जस्ट लाइक व्हाट आर दे सफरिंग? जी बिल्कुल, अगर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ही, अगर आप देखोगे आज इतनी मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी है, लेकिन इस मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी है जहाँ पे बेटी को उसके पूरे राइट्स नहीं दिए जाते। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी अभी भी मेजॉरिटी ऐसे हैं जो बेटी को अपने राइट्स देते ही नहीं है, जिनको बेटी को अपना राइट देना गलत लगता है। इनफैक्ट कुछ फैमिलीज़ तो ऐसे भी हैं जो बेटियों को अच्छे से एजुकेट करते हैं, लेकिन फिर एग्जाम्पल दे रही हूँ जहाँ पे बात आती है उसके इनहेरिटेंस राइट्स के, तो वहाँ पे उससे वो राइट्स छीने जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो उसके साथ गलत ही हुआ। गलत एक तरीके से नहीं होता है, गलत बहुत तरीके से किए जाते हैं, जहाँ पे उसके वो राइट्स छीने गए जो अल्लाह ताला ने उसे दिए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ कुछ गलत ही हो रहा है। तो दूसरी बात अगर हम देखेंगे, कैसे अगर जब एक लड़की अपने घर से बाहर जाती है वो कैसे हरासमेंट का शिकार होती है। सबसे पहले मैं खुद एक लड़की हूँ एंड आई हैव फेस्ड ऑल दीज इश्यूज वाइल ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक बस। हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, गर्ल्स फिजिकली उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है। उनको वो जो दाएं बाएं जहाँ से भी उनको टच किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, बिकॉज अब इंसान की मजबूरी, या फिर लोग बोलेंगे इसको क्या मजबूरी है घर से बाहर निकलने की, लेकिन आजकल के सोसाइटी की नीड है, वुमेन नीड्स टू कम आउट ऑफ देयर होम्स, तो हमें निकलना ही है, हम घर पे नहीं रह सकते हैं। तो उसके बाद जब वो स्कूल में पहुंचती है, स्कूल में अगर हम देंगे टीचर्स को कंसिडर किया जाता है एज अ सेकेंड पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड, या अगर हम हज़रत अली रहमतुल्लाहि अलैह का ही कहेंगे कि वो कहता है आई एम स्लेव टू द पर्सन हु इवन टॉट मी अ सिंगल वर्ड, ही मे सेल मी और सेट मी फ्री। बट अगर हम देखेंगे वैसे टीचर्स है ही नहीं। आजकल के स्कूल में भी इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पेरेंट्स अब स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कूल भेजने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उसके बाद हो गया स्कूल, अब अगर वुमेन है जो वर्क कर रही है ऑफिस में तो वहाँ पे वो हरास होती है। उसके बाद उसकी शादी होती है, शादी के बाद उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हमने कश्मीर में देखा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम देखें साउथ कश्मीर में रिसेंटली एक शादीशुदा औरत को शी वाज बर्न्ड अलाइव, ये ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी एक्सपीरियंसेस जो है, ये मैंने अपनी बुक में लिखे हैं। तो आपने कश्मीर की बात की, आपने वुमेन जो वो सर्वाइव कर मतलब कैसे वो सर्वाइव करते हैं, और इसके अलावा जो आपने अपनी बुक में मेंशन किया है या जिसके बारे में आपने लिखा है? जी बिल्कुल, मैंने इसके अलावा एक बिट्रेयल लिखा है, कैसे आप मतलब आपके जो बिलाउड वंस होते हैं, कैसे वो आपको धोखा देते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। हम देखते हैं हर एक की लाइफ में कहीं न कहीं पे कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, चाहे वो उसका सिबलिंग हो, चाहे पेरेंट हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, कोई भी क्यों ना हो। इनफैक्ट चाहे वो उसका स्पाउस ही क्यों ना हो, किसी ना किसी से उसने अपनी ज़िंदगी में धोखा खाया होता है, जिससे उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है। तो वो चीज़ ही मैंने अपनी बुक में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। इन योर व्यू बिट्रेयल है क्या? व्हाट इज बिट्रेयल? अगर हम बिट्रेयल की बात करेंगे, मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट लाइक जो हमारी सोसाइटी में शायद जब हम इसकी बात करते हैं तो शायद सामने वाले को लगता है कि ऐसा है कि लैला मजनू की लैला मजनू बिट्रेयल की, की बात की बिल्कुल। है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने धोखा दिया है, ईदर देयर मॉम ईदर देयर फादर। यूजुअली तो फादर ही इतना सख्त दिल होता है जो अपने बच्चे को छोड़ता है, ये तो अपना बट नजरिया होता है। नजरिया नहीं होता है। दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द सोसाइटी। यूजुअली आदमी ही होता है जो ज़्यादातर अपने बच्चों को छोड़ता है क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन आजकल की सोसाइटी में माएँ भी ऐसा करती है जो अपने बच्चों को छोड़ के जाती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है फादर्स इस चीज़ के ज़्यादा कल्प्रिट्स रहते हैं। खैर वो मेरा टॉपिक है नहीं। या अगर हम देखेंगे कभी कभार आपके फ्रेंड्स जिन पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, वही आपको पीठ पीछे वो आपके पे वो वो छुरा छुआ हाँ, के जाते छुरा हैं। भोंकते हैं बिल्कुल। या आपके सिबलिंग्स, आप देखते हो हमारी सोसाइटी में छोटी छोटी चीज़ों पे कितने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जैसे भाई भाई को कत्ल करता है, बहन बहन को मारती है जस्ट ओवर सम छोटा मोटा वो प्रॉपर्टी का शेयर होता है, उस पर इतने सारे झगड़े होते हैं। तो वो भी एक बिट्रेयल ही है, बिकॉज अगर हम देखेंगे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि हमारा भाई हमारी बहन जो एक वक्त पे हम पे जान छिड़कती थी या जिस पे हम जान छिड़कते थे, वो एक वक्त पे हमारे साथ ऐसा करेगा। तो ये भी एक बिट्रेयल ही होता है। बिट्रेयल मेरे हिसाब से सिर्फ वो लैला मजनू लैला वाला मजनू की बिट्रेयल कहानी नहीं बिल्कुल होता नहीं है। है, बिल्कुल। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब चाहे कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा हो, चाहे कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा रहा हो, चाहे कोई बच्चा अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा हो, या कोई माँ बाप अपने बच्चे को इक्वल राइट्स ना दे रहा हो, या वो बच्चों में वो फेवरेटिज्म कर रहा हो। वो सारी चीज़ें मुझे लगता है वो इसी कॉन्सेप्ट में आती है। बिट्रेयल के ही अंडर मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। So betrayal comes from loud ones, or I can say very from very close persons. ऑब्वियसली क्लोज वन से ही आता है, बिकॉज यू ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम योर क्लोज वन। और आप किसी एरे गहरे से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपके अपनों से ही शुरू होती है। So आपने कुछ लिखा होगा betrayal के बारे में, कोई पोइम जो अपनी बुक में आपने मेंशन की है? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं जो मैंने बिट्रेयल मतलब जिसका थीम बिट्रेयल रह चुके हैं। उनमें से मैं आपको एक पोएम बता सकती हूँ यहाँ पे। द डिज़ायर टू ओwe you is so intense that my breath is ready to quit. Don't lament when my hairs passes through. You will regret over it. There was someone who sacrificed in desire to owe you, the one you loved to watch in pain, the one whose love you blemished all over. Oh, my treacherous, I sacrificed this life. My breath is hammered. Come, O beloved, see the one your destiny to lament is celebrating the last evening. बहुत अच्छी पोइम है। तो इसके आगे हम जाएंगे, बिट्रेयल के आगे हम जाएंगे। जो बिट्रेयल है ये आपने कहा है कि ये अपने मतलब जो खास लोग हैं उनसे आता है। तो उसके बाद और कुछ थीम जो आपने अपनी बुक में मेंशन किया है जिसके बाद मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे? मैंने ज़्यादातर इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में लिखा है, और मैंने अपनी बुक में सीरिया में जो भी हो रहा था या जो भी हो रहा है, उसके बारे में मैंने उस टाइम पे मेंशन किया है। कैसे वहाँ पे जो ज़्यादातर चिल्ड्रन सफ़र करते हैं, वहाँ उनको कैसे बम्बार्ड किया जाता है, उनकी सफ़रिंग्स के बारे में मैंने मेंशन किया अपनी बुक में। बस यही 4 थीम्स है मेरी उस वाली बुक की। हैरेसमेंट जिसे आपने अपनी बुक में मेंशन किया है, तो अपने एक्सपीरियंस भी अपनी लाइफ में हैरेसमेंट की है, वो हम अपनी सोसाइटी में कम कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है अगर हमें सोसाइटी में किसी भी चीज़ को कम करना हो, चाहे वो हरासमेंट है या कोई भी सोशल एविल है, तो हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए। घर से स्टार्ट करना चाहिए एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट करना चाहिए। जब हम देखते हैं हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है, जब 2 बच्चों की परवरिश होती है, 2 सिबलिंग्स या किसी भी 2 कज़न्स फैमिली में होते हैं, जो भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की को लेते हैं, चाहे वो भाई बहन हो, कज़न्स हो, तो मुझे लगता है वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ ज़्यादा जो परवरिश का ध्यान रहता है वो लड़की पे रहता है, लड़के पे उतना नहीं रहता है। बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही गलत थॉट है, इसको करने दो जो ये करेगा, ये लड़का है, लेट हिम डू व्हाटएवर, एज़ इफ ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन। बट जहाँ तक आई थिंक कि हर एक इक्वली आंसरेबल होता है अल्लाह ताला के सामने भी, और जब अल्लाह ताला के सामने हम इक्वली आंसरेबल है तो उसके बाद किसी की मजाल ही नहीं है कि जो हमें 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है इस चीज़ को हम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जब एक पेरेंट्स परवरिश करते हैं, अगर हम दोनों बच्चों को इक्वली परवरिश मिले, मतलब बेटे को भी गलत सही की सीख मिलेगी, बेटी को भी गलत सही की सीख मिलेगी, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में कहीं ना कहीं लड़के भी हरास हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी बुक में इट्स जस्ट कन्फाइंड टू द गर्ल्स। बट अगर हम बात करेंगे सोसाइटी में लड़के भी हरास होते हैं, तो मुझे लगता है अगर हम इक्वली परवरिश देंगे दोनों को, बेटे को भी सही गलत, मतलब इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग, अपने घर, अपनी फैमिली, सोसाइटी से बाहर निकालेंगे कि इसको करने दो, चाहे वो गुनाह भी करे, गलत भी करे, इसको करने दो, ये तो लड़का है, इसका चलेगा। मुझे लगता है उस चीज़ को जब लड़के को बचपन में ही वो चीज़ दिमाग में डाल दी, कल को वही लड़का
गाड़ी में होता है, वही लड़का आपके वर्किंग प्लेस पे होता है, वही लड़का स्कूल में होता है, वही लड़का कल को आपका टीचर, आपका डॉक्टर बन सकता है। तो वही फिर कितनी जगहों पे हरासमेंट हो सकती है। तो अगर हम इस चीज़ को घर पे ही रोकेंगे, घर से ही शुरुआत करेंगे, तो कल को ऑब्वियसली सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कम होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पब्लिक प्लेसेस की, जब एक दो बच्चे बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली वो स्कूल आते हैं। स्कूल में जो वो टीचर स्टूडेंट गैप है, मेरे हिसाब से दैट्स वेरी मैंडेटरी। जब से वो गैप खत्म हो चुका है तब से हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे लगता है टीचर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है स्कूल की, उसको पूरे मेजर्स लेने हैं कि जो सोसाइटी है या जो स्कूल है उनका, वहाँ या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पे टीचर्स के लिए ऐसे रूल्स, ऐसे नॉर्म्स सेट किए जाए कि वो किसी भी स्टूडेंट को हरास ना करे, उस चीज़ को रोका जाए हर जगह पे। बिकॉज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है वो एक पब्लिक प्लेस ही होती है। मेरे हिसाब से वहाँ हर जगह को ऐसी सर्विलेंस होनी चाहिए जो 24 आवर्स मॉनिटर हो, ताकि किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो। कोई भी लड़की या जो भी वर्किंग वुमेन होती है वहाँ पे, उसको हरास ना किया जाए। उसके बाद अगर हम मैंने पहले ही बोला, अगर हम घर से ही स्टार्ट करेंगे तो घर के ही ये बच्चे जो है कल को यही बड़े हो जाते हैं। जब हम इनको पहले से ही अच्छी सीख देंगे, इनको पहले से ही लड़की के राइट्स और लड़के के राइट्स पहले से ही दोनों को समझाएंगे। हमारी फैमिलीज़ में और एक इशू क्या होता है, जब बेटी पैदा होती है तो दोनों के, मतलब बेटा हो या बेटी, दोनों को ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि जो राइट्स है, चाहे वो इनहेरिटेंस राइट्स हो, चाहे वो मेंटेनेंस राइट्स हो, ये लड़के को मिलते हैं, लड़की को ये चीज़ें नहीं मिलती है। बिकॉज मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है, मोस्ट ऑफ द फैमिली, मतलब मोस्ट ऑफ द क्या, मुझे लगता है 80-85% लड़कियां जो है उनको अभी भी अपने इनहेरिटेंस राइट्स मिलते ही नहीं। और अगर कोई लड़की लेती भी है तो उसको ट्रीट किया जाता है कि इसने अपने भाई पे बहुत बड़ा जुल्म किया, ये राइट इसको अल्लाह ताला ने दिया है, तो आप कैसे बोल सकते हो जब ये राइट हासिल करती है कि इसको अल्लाह ताला ने मतलब इसने अपने भाई के साथ जुल्म किया है। मुझे लगता है अगर माँ बाप पहले से ही अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएंगे, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में वो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएगी कि हर एक का अपना अपना राइट होता है और हर इंसान को वो राइट मिलना उसका, मतलब ऑब्वियसली वो उसका बेसिक राइट होता है कि उसको अपनी वो सारी चीज़ें मिली जो उसको, चाहे वो उसको यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन या चाहे वो उसको अपना रिलीजन दे रहा हो, वो चीज़ें उससे मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे एक लड़का भी समझ जाता है कि नहीं, इसकी भी एक जगह है सोसाइटी में, इसकी भी एक जगह है फैमिली में, मैं गलत अगर करूँगा मैं आंसरेबल रहूँगा। तो ऐसे हरासमेंट कम होगा जब लड़के को पता है कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डील दी है, मेरे स्कूल में मुझे डील मिली है, मुझे कोई, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, तो वो इजीली हरास करते हैं हर जगह पे। सही, जैसे हमने देखते हैं या सुनते आ रहे हैं, जैसे एक लड़की, एक घर की इज्जत होती है, तो बाप अपनी बेटी को कहता है कि आप मतलब स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे तो घर की इज्जत की ख्याल रखना, मतलब जो घर की इज्जत है उसका ख्याल रखना। बट अपने बेटी को ये नहीं कहता है कि किसी दूसरे के घर की इज्जत को ख्याल रखना। वही तो मैंने पहले भी आपको सही, बोला सही। कि जब फैमिली ही स्टार्ट करके, जब बाप या माँ अपनी बेटी को बोलती है, एट द सेम टाइम उसको बेटे को भी बोलना है घर की इज्जत का ख्याल रखना। बिकॉज जब वो कल को जाके किसी को हरास करता है तो ऑब्वियसली जिसको वो हरास करता है वो तो बुरा भला कहेगा ही, वहाँ पे तो उसकी इज्जत भी कम होगी ना। जब बेटे को, मैंने पहले भी कहा, जब लड़के को बोला जाता है आप करो जो आपको करना है, यू आर एट लिबर्टी टू डू एनीथिंग, वो चीज़, वो स्टेटमेंट, वो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में जब तक रहेगा तब तक यहाँ हरासमेंट कम नहीं होगी। क्योंकि कल को वही लड़के बाहर जाते हैं, उनकी बहनों के फ्रेंड्स आते हैं, वो उनको हरास करते हैं, कल को वही जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस में, वो वहाँ पे हरासमेंट करते हैं, या कल को उन्हीं की शादी होती है तो वो अपनी ही बीवियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ इनिशियल्स पे ही ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जब एक इंसान का जो नेचर होता है वो कभी नहीं बदल सकता है, और वो नेचर नर्चर कौन करता है, पहले पेरेंट्स, उसके बाद टीचर्स। जब पेरेंट्स और टीचर्स ने ही गलत परवरिश दी बेटी को या बेटे को, तो ऑब्वियसली वो चीज़ उसका नेचर बन जाता है, उसमें वो इनकॉर्पोरेट होती है वो चीज़ें, और वो फिर कभी नहीं बदलती है। जैसे हम मकान बनाते हैं, अगर हम मकान की फाउंडेशन ही वीक रखेंगे, उसके बाद हम ऊपर से कुछ भी बनाएं, वो मकान कभी स्ट्रांग नहीं रहेगा। वैसे ही जब हमने परवरिश में बेसिक ही गलत दिए है तो उसका जो बाकी का हिस्सा है उसकी ज़िंदगी का, वो कैसे सही जा सकता है। इसके बारे में हमने बात की, हमने ये भी बात की थी राइट्स ऑफ वुमेन। जी, क्या आपको लगता है जो अभी जो मॉडर्न एरा है, राइट्स ऑफ वुमेन, मतलब क्या क्या उनको नहीं
मिलता है अभी? कौन-कौन मुझे से लगता राइट्स अभी है इनको नहीं मिलते हैं? एक तो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, दूसरा मैंने आपको पहले ही बोला कि आई एम अ लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि दोनों सूरतों में मुझे लगता है, मतलब दोनों के हिसाब से मुझे लगता है कि लड़की को उसके राइट्स नहीं मिलते हैं। ना ही उसको राइट ऑफ मेंटेनेंस मिलता है, ना ही उसको इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं, या जितने भी राइट्स, अगर हम अपने ही रिलीजन की बात करेंगे, मुझे लगता है जितना वुमेन एम्पावरमेंट हमारे रिलीजन में है, इस्लाम में, उतना वुमेन एम्पावरमेंट मैंने किसी और रिलीजन में नहीं देखा है। बिकॉज नाउ आई एम स्टडीइंग लॉ, तो मुझे पता है, लाइक मैंने हिंदू लॉ पढ़ा है, मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा है, तो मैंने देखा है कि इस्लाम में, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मेरी आंखें खोल दी कि हमें कितना, मतलब वो कैसे एक वुमेन को कितनी राइट्स दी गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो बेसिक राइट्स फ्रॉम द इनिशियल्स हमसे छीन लिए जाते हैं फ्रॉम आवर ओन फैमिली। हम क्यों टारगेट करेंगे सिर्फ इन लॉज, हम क्यों टारगेट करेंगे सिर्फ हस्बैंड को? मुझे लगता है वो तो पेरेंट्स ही हमसे पहले छीन लेते हैं। आप अगर देखेंगे, अगर आपने भी देखा होगा अपनी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में कितनी लड़कियों को इनहेरिटेंस राइट्स मिले होंगे? मुझे लगता है नोबडी, देयर इज नो वन। स्पेशली रूरल एरियाज में तो बिल्कुल ही। अगर आप अर्बन एरियाज की बात करेंगे, फिर भी अर्बन एरियाज में किसी हद तक दिया जाता है। रूरल एरियाज में तो इसको वो गाली समझा जाता है, लड़की को इनहेरिटेंस हाँ, अगर राइट्स होगा देना। भी जस्ट लाइक 10%। कुछ भी नहीं मिलता, दैट्स नथिंग। उसको बोलते हैं आपकी शादी कर ली, शादी तो आपने बेटे की भी कर ली, उसका क्या मतलब होता है? फिर बेटे को भी इनहेरिटेंस राइट्स मत दो। मुझे लगता है ये चीज़ सबसे पहले हमें अपने घरों से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब हम टारगेट फिर बाद में करते हैं इन लॉज को। इन लॉज ने तो इसको कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या आपने आपकी बेटी को बराबर हुकूक दिए हैं जो आपको आपका रिलीजन बोल रहा है? क्या वो चीज़ें आपने फुलफिल की है? जब आपने फुलफिल नहीं की है, तो आप इसके इन लॉज को क्यों टारगेट कर रहे हो? फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम राइट्स पूरी तरह अपनी, मतलब जो घर में अपनी बहन या बेटी हो उनको नहीं देते हैं, तो आगे जाके वही इन लॉज में उन्हीं पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मुझे नहीं लगता है कि वो एक मेजर रीज़न होगा, बिकॉज वो तो उस लड़की का राइट है, ना कि उसके इन लॉज का राइट है। तो मुझे नहीं लगता है वो एक मेजर रीज़न होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जिसको राइट मिला है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करिए, जिसको राइट नहीं मिला है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करिए। लेकिन दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई एडवाइस, कि मुझे लगता है एक लड़की को फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द इनिशियल्स, उसको अपनी फैमिली में भी सारे राइट्स मिलने चाहिए। उसको अपने इन लॉज आर नॉट ओब्लिग्ड कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को कोई राइट दे। दे आर नॉट ओब्लिग, नॉट इन द रिलीजन नॉर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हस्बैंड इज ओब्लिग। तो पेरेंट्स को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए कि वो अपने राइट्स फुलफिल करे, ताकि कल को जाके वो लड़की सफ़र ना करे। जब उसके राइट्स फुलफिल होंगे तो ऑब्वियसली वो भी कहीं स्टैंड करेगी। जब उसके राइट्स ही नहीं फुलफिल होते हैं तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। हाउ अ वुमन कैन ओवरकम these domestic violences? हाँ, वो मैं, मुझे लगता है हमें इस चीज़ को, मतलब ये चीज़ हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो रही है। जितना हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें दोनों सेक्ट्स को एजुकेट करना है, बी इट द मेल सेक्ट, बी इट द फीमेल सेक्ट। एक ही सेक्ट, अगर हम एक ही सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, अगर हम उसको खाली एजुकेट करेंगे, एजुकेट का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ में डिग्रियाँ हैं, उसने बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ की है, लेकिन मुझे लगता है आजकल की सोसाइटी में जिन्होंने जितना ज़्यादा पढ़ा है वही उतने ज़्यादा कल्प्रिट्स भी है और वही उतने ज़्यादा विक्टिम्स भी है। मुझे लगता है मैं दोनों सेक्ट्स को इक्वली एजुकेट करना है। कैसे एक वुमेन अपने राइट्स के लिए लड़ सकती है, कैसे वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले सकती है, और कैसे एक आदमी एक शील्ड बन सकता है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कल्प्रिट। कैसे वो अपनी बेटी, अपनी बहन, या कोई भी सोसाइटी में कोई भी औरत होती है, उसके लिए एक शील्ड बने कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। हमें दोनों सेक्ट्स को इक्वली एजुकेट करना है इस चीज़ के बारे में। हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस, क्या आपको लगता है कि एक वुमेन जो, मतलब वो कह नहीं पाती है अपने ट्रस्टेड पर्सन को, या कोर्ट में नहीं जा सकती है क्योंकि वो अपने घर का ख्याल रखती है, इज्जत का ख्याल रखती है, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है। सबसे पहले वो इज़्ज़त का ख़्याल नहीं, उसको सप्रेस किया जाता है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको बोलते हैं कि प्लीज़ आप मत बताओ, आप इसके रिलेटेड बात मत करो, हमारी इज़्ज़त उछलेगी। पहले मुझे समझ नहीं आता है, अगर वही विक्टिम होती है तो उसी की इज़्ज़त क्यों उछलेगी? जिसने गलत किया, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जो गलत करता है उसकी इज़्ज़त कम होती है, जो सही करता है? जो गलत करता है। तो जब गलत करने वाले की इज्जत कम होगी, तो जो सही होता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती, हम उसे क्यों सप्रेस करते हैं? फिर आपका सवाल है क्या उसे चुप करनी चाहिए या नहीं? मेरा ओपिनियन है कि उसे चुप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने चुप किया, जिस इंसान ने उसके साथ गलत किया, जब उसको उस चीज़ की
सज़ा ही नहीं मिलेगी, तो कल को वही इंसान किसी दूसरे या किसी तीसरे को भी टारगेट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में जो हरासमेंट है ये इस हद तक बढ़ गई है कि अब जो मुझे लगता है जो बेटियां हैं मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज़ में हमने देखा है, जो रिसेंट केसेस आ रहे हैं उसमें से जो बेटी होती है वो अपने घर पे भी सेफ नहीं होते हैं। इन हैंड्स ऑफ हिज फादर, हर फादर, इन हैंड्स ऑफ अ ब्रदर, वो उनसे भी हरास होती है। क्यों? क्योंकि वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को मतलब के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया होता है और वो चुपचाप उसे बर्दाश्त करते हैं, और फिर उस इंसान की, उस कल्प्रिट की वो उतनी ज़्यादा वो शिद्दत बढ़ती है, वो इतना गलत पे गलत कर जाते हैं क्योंकि वो आंसरेबल ही नहीं कहीं पे रहता है, क्योंकि जो विक्टिम होता है, विक्टिम चुपचाप करके बर्दाश्त कर लेता है, तो वो जो होता है कल्प्रिट वो आंसरेबल ही नहीं रहता है किसी, वो इस हद तक गुजर जाता है कि उसको वो बेटी और बाप का वो जो रिलेशन है वो उस चीज़ को भी भूल जाता है। तो मेरे हिसाब से हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को एज सून एज पॉसिबल हम इस चीज़ को रिपोर्ट करें और हम इस चीज़ के लिए स्टैंड लें कहीं पे। अपार्ट फ्रॉम harassing और डोमेस्टिक वायलेंस, क्या और कुछ एक वुमेन सफ़र कर रही है इस मॉडर्न एरा में जो उसको सफ़र नहीं करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स, उसके सारे राइट्स डिप्राइव किए जाते हैं और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जो वो सफ़र कर रही है। जस्ट लाइक व्हाट आर दोज राइट्स? मुझे लगता है ये राइट्स उसको, मैंने पहले भी इस बारे में बात की, राइट्स उसको फैमिली में भी उसको डिप्राइव किया जाता है, उसको इंस्टीट्यूशंस में भी इस राइट से डिप्राइव किया जाता है, उसको हर जगह उसके बेसिक राइट से डिप्राइव किया जाता है। मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया, इनहेरिटेंस राइट्स है, मेंटेनेंस राइट्स है, इन सब चीज़ों से उसको डिप्राइव किया जाता है। जैसे देखो, अगर हम वर्किंग वुमेन की बात करेंगे, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में वर्किंग वुमेन भी बहुत ज़्यादा है, तो वर्किंग वुमेन हस्बैंड का क्या रहता है कि चलो जी वर्क करिए, मुझे इसको मेंटेनेंस करने का अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। हस्बैंड तब भी ऑब्लिगेट रहता है कि उसको अपनी बीवी को मेंटेन करना है, जब तक वो मतलब वो उसकी वाइफ है तब तक उसको मेंटेन करना है उसको। ऐसी चीज़ें होती है जो एक वुमेन, उसको बेसिक राइट से डिप्राइव किया जाता है। मतलब राइट टू डिवोर्स, राइट टू वर्क, हाँ, ये सारी राइट टू बेसिक चीज़ों से उसको डिप्राइव किया जाता है। कुछ वर्किंग वुमेन शादी के बाद उनको जो उसकी इन लॉज होते हैं उनको सप्रेस किया जाता है कि वो अपने जॉब्स छोड़ दे, वो वर्क करना छोड़ दे, जबकि वो उसका बेसिक राइट होता है। लेकिन इन लॉज उसको वो मेड बना कर घर लाते हैं कि ये घर के काम करे, और उसके बेसिक राइट जो वो डिप्राइव हो जाते हैं, फिर से वहाँ पे डिप्राइव हो जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी जो डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स है, ये बेसिक फ्रॉम दी योर ओन फैमिली। हम क्यों इन लॉज को, मैंने पहले भी बोला, हम क्यों दूसरों को टारगेट करें? पहले हम अपनों पे आते हैं। जब हमारे पेरेंट्स ही हमें हमारे राइट्स नहीं देते, तो फिर हम दूसरों से कैसे शिकवा और गिला कर सकते हैं? पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को राइट्स नहीं देते या भाई अपनी बहन को राइट्स नहीं देते, क्या क्या वो राइट्स है? देखिए, राइट्स टू डिवोर्स और राइट टू वर्क ये तो बाद में देखा जाता है, जब वो जी। इन लॉज के यहाँ जाती है। तो पहले जब मतलब व्हेन ग्रोन अप जी, डॉटर देखो होती क्या है, होता है, जब एक बेटी पैदा होती है तो आजकल की सोसाइटी में मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उसकी परवरिश अच्छे से करते हैं, उसके स्कूलिंग वगैरह होता है सब कुछ। लेकिन फिर जब उसकी शादी होती है तो उसके बाद उसका वो जो राइट होता है अपने घर पे, मतलब पेरेंट्स के घर पे, वो राइट्स उसको नहीं मिलते हैं। मतलब इनहेरिटेंस राइट एक बेसिक राइट होता है जो हमारा रिलीजन प्रोवाइड करता है, वो उसको नहीं मिलता है, तो वहाँ पे उसका राइट डिप्राइव हुआ। या खुदा ना करे क्या होता है, कभी किसी औरत का डिवोर्स होता है तो वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आती है। अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, उसके अंकल नहीं है, तो ये उसके भाई का राइट होता है कि वो उसको मेंटेन करे। वो भाई जिसने ऑलरेडी उसका एक हक खाया होता है, उसके इनहेरिटेंस वाला हक वो खा चुका होता है, लेकिन उस टाइम पे वो उसको मेंटेन भी नहीं करता है, यानी अगेन उसका जो राइट होता है वो डिप्राइव हो जाता है फिर से। हमने बात की जो आपका ये थीम था, अपनी जो ये पोएम्स आपने लिखी है, तो उनमें ये थीम था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपकी ज़िंदगी की तरफ रुख करेंगे। आपने लॉ क्यों ज्वाइन किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, लॉ वॉज नेवर माई चॉइस। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा था और मैं इस फील्ड में आ गई। अदरवाइज सिंस माई चाइल्डहुड मैंने लॉ का कभी सोचा भी नहीं था। बाकी मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने चूज़ किया इसको मेरे लिए, और आई थिंक शायद बेहतर ही होगा मेरे लिए। नहीं, आपने पहले मैथमेटिक्स में किया था, तो तभी तो उसके मैंने बाद बोला अल्लाह ताला ने चूज़ किया था कि मैथ से लॉ तक आना ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था। असल में मैं जर्नलिज्म में जाना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे सोसाइटी की सिचुएशन है। देन इट वाज सजेस्टेड बाय माय अंकल कि तुम लॉ ज्वाइन कर लो, और मैंने उनकी सजेशन पे लॉ ज्वाइन किया, और मुझे नहीं पता थी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, एंड लकीली हो गया।
बट आई थिंक कि नाउ अब मुझे अपना बहुत लकी लगता है कि मैं लॉ वाले फील्ड में आ गई, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक मुझे कुछ नहीं पता थी एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड लर्निंग। आपका जो नज़रिया है, राइटिंग कितनी अहमियत रखती है आपकी नज़रिया में? मतलब इससे इंसान अपने जो अंदर जो ये जमा होता लावा एक किस्म का जमा होता है, क्या वो इससे बाहर निकाल सकता है राइटिंग से? जी बिल्कुल, अगर आप किसी से कभी कोई इंसान होता है वो सामने वाले से कुछ बातें शेयर करता है, लेकिन वो पर्सन 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होगा आपकी बातें सुनने के लिए, या अगर वो आपकी बातें भी सुनेगा बट स्टिल वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा, ना ही आप अपने फीलिंग्स को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाओगे। तो मेरे लिए मुझे लगता है राइटिंग इट्स जस्ट लाइक अ कैनवास फॉर मी, जहाँ पे आई पोर्ट्रे माई फीलिंग्स, आई पोर्ट्रे माई एक्सपीरियंस ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ पेन, जहाँ पे पेन मेरे लिए वो पेंट ब्रश है और मैं इसे पोर्ट्रे करती हूँ ईजिली, और वहाँ पे मैं अपनी सारी फीलिंग्स मैं कहीं कहीं पे मैं इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ, कहीं पे एक्सट्रोवर्ट बन जाती हूँ, तो ऑब्वियसली आई कैन शेयर एवरीथिंग। इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ तो आई कांट शेयर एनीथिंग, तो उस चीज़ को मैं पूरा एक पेपर पे जॉट डाउन करती हूँ। ना ही मेरा पेपर थकेगा सुनते सुनते, और ना ही मैं थकूंगी उस चीज़ को एक्सप्रेस करते करते। आप फीलिंग्स पेन डाउन करते हैं अपनी बुक में, जो भी ऑथर है वो फीलिंग्स पेन डाउन करता है अपनी बुक में। व्हाट आर द फीलिंग्स? ये फीलिंग्स होती क्या है? एक इंसान में क्या फीलिंग्स होती है? मतलब फीलिंग्स कैसे होती है? मुझे लगता है फीलिंग्स जो है ये एक बहुत ही एक नाजुक सी चीज़ होती है। ये एक इंसान को स्ट्रांग भी बनाती है, ये एक इंसान को वीक भी बनाती है, लेकिन इंसान की पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि ये चीज़ें जो है ये इससे स्ट्रांग ही बनाए। तो इंसान जो भी फील करता है, चाहे वो सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, वर्किंग जहाँ पे वर्क कर रहा हो वहाँ पे, या कहीं पे भी, जो भी चीज़ वो फील करता है या जो चीज़ें उसको इम्पैक्ट करती है, मुझे लगता है वो उस इंसान के लिए फीलिंग्स होती है, और उसी ही एक ऑथर फिर उन्हीं चीज़ों को जॉट डाउन करने की कोशिश करता है। सोशल हैरेसमेंट और जो वुमेन को सप्रेस किया जाता है, उसके लिए कुछ रेमेडीज इनके लिए कि वो उसको ओवरकम करे, उस चीज़ को ओवरकम करे। इस चीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अगर हम हायर अथॉरिटीज़ की बात करेंगे तो हायर अथॉरिटीज़ ने भी हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की। अगर कोई वुमेन या कोई भी लड़की है या वुमेन है या कोई भी छोटा गर्ल चाइल्ड भी है जो इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, जो इस चीज़ को विक्टिम कर रहा है, मुझे लगता है कि एक वुमेन या जो गार्डियन होता है, एक छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली खुद उस चीज़ के लिए नहीं स्टैंड ले सकता है, खुद उस चीज़ के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं कर सकता है। उसका जो गार्डियन होता है वो जाकर उस चीज़ को कैसे रेमेडिफाई कर सकता है, वो जाकर उसके अगेंस्ट इंक्वायरी ले, ताकि उस इंसान को जो वो कल्प्रिट होता है, ताकि जो कल्प्रिट होता है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, और जब उसको एक बारी पनिशमेंट मिलेगी अपनी चीज़ की, अपने गलती की सज़ा उसको एक बारी मिलेगी, तो दूसरी बारी उस चीज़ को दोहराने से पहले वो 1000 दफ़ा सोचेगा। पहली तो हमें एक रेमेडी हमारे पास है ही अवेलेबल। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे मुझे लगता है टीचर्स को चाहिए वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत कॉमन हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। वो इस चीज़ पे बहुत फोकस करें, अगर बचपन से ही उनको वो ऐसे नरिश करे कि वो एक ऐसी गलती करने से पहले वो 100 दफ़ा सोचे। उनको पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ऐसे नरिश करे कि दोनों जो है वो कोई भी गलत करने की, या लड़का लड़की को हरास करे या लड़की लड़के को हरास करे, दोनों जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुद को डिस्टेंस मेंटेन करे। एनी मैसेज फॉर विक्टिम ऑफ हैरेसमेंट? मेरे लिए यही मैसेज रहेगी कि अगर कोई भी विक्टिम है उसको चाहिए कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड ले, स्ट्रगल करे इसके खिलाफ, ताकि जिस इंसान ने आज उसके साथ गलत किया वही इंसान कल को किसी दूसरे के साथ गलत ना करे। और दूसरी चीज़ कि उसको वो खुद के साथ इंसाफ करे। जब वो खुद के साथ इंसाफ करे, ये तभी जाके कल को वो सोसाइटी के साथ भी इंसाफ कर सकती है। खुद के साथ इंसाफ करने का मतलब? खुद के साथ इंसाफ करने का मतलब कि उस कल्प्रिट के अगेंस्ट स्टैंड ले, उसको आंसरेबल ठहराए कहीं पे। ओके, सो वी वुड रैप अप दिस पॉडकास्ट। क्या आप कोई मैसेज देना चाहती हो अपने व्यूअर्स को, जो हमारे व्यूअर्स है? मैं अपने व्यूअर्स को पहले एज एन ऑथर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर पे कोई इंटरेस्टेड है राइटिंग में, तो उसको एनकरेज करो, मतलब डिस्करेज ना करो, उसको एनकरेज करो। हाँ, गलती हर इंसान से हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली ही चीज़ जो लिखेगा या लिखेगी वो परफेक्ट होगी। फ्लॉज तो होंगे ही, फ्लॉज तो इंसान को एट द मतलब लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ तक फ्लॉज होते हैं, तो फ्लॉज तो होंगे, लेकिन उसको एनकरेज करो। उसको जहाँ पे आपको लगता है कि गलत जा रहा है, उसको वहाँ पे एडवाइस करो,
अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट करो कि वो एक पॉजिटिव वे में जाए, पॉजिटिव वे में लिखे। दूसरी चीज़, हमने ज़्यादातर यहाँ पे वुमेन या डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट को डिस्कस किया। अपने घरों में ऐसा एक माहौल इनकॉर्पोरेट करो कि ना ही आप विक्टिम बनो, ना ही आप कल्प्रिट बनो। अब सिर्फ जो मेल सोसाइटी है वो सिर्फ कल्प्रिट नहीं है, फीमेल सोसाइटी भी कल्प्रिट होती है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे माँ होती है या मदर इन लॉ होती है, वो तो एक विमेन ही होती है ना। वो भी इस चीज़ को कम करे और अपनी बेटियों, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बराबर उनके राइट्स दो, जिसके वो हकदार है, उनको वो राइट्स मिलने चाहिए। थैंक्स अक्सा हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, मतलब आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, उसके लिए थैंक यू। मैं फिर से आपको कहूँगी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे खुद से बात करने के लिए और ऑडियंस से बात करने के लिए, ऑडियंस तक मेरा मैसेज पहुँचाने में आपने मुझे हेल्प की, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। Thanks for being our podcast, and we will meet in next podcast. Goodbye.